Hello student, welcome in Aradhya tuition classes. Today we learn standard 9 science chapter number 5 the fundamental unit of life. लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखने वाले न्यूक्लियस। लास्ट लेक्चर में देखी थी सेल वॉल के रिलेटेड सब बात है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है और सेल वॉल के भीतर हमारा पूरा सेल रहता है। सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से जुड़ी हुई है, मतलब कि सेल वॉल क्या है कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर जो सरफेस है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। बाद में बात की थी प्लाज्मोलिसिस की, तो हमारा जो सेल है तो वो लिविंग सेल ही प्लाज्मोलिसिस दिखा सकता है, जो डेड कील सेल है वो प्लाज्मोलिसिस दिखा सकता है नहीं। तो आज हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो एवरी सेल कंटेन न्यूक्लियस, एवरी सेल हैव अ न्यूक्लियस। हाँ, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की। तो हमने देखा था कि सेल कंटेन 3 फीचर्स। वन इज सेल मेम्ब्रेन, another is nucleus and third one is cytoplasm। तो सेल मेम्ब्रेन की बात की, सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस थी वो थी सेल वॉल, जो एनिमल में नहीं लेकिन प्लांट में ही दिखी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ये न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस हैव डबल लेयर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब वन इज आउटर सरफेस, आउटर लेयर एंड अनदर इज इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है ना वो कैसा है? पोरस है। ये आउटर लेयर पोरस है। ये पोरस की वजह से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल में से कोई भी मटेरियल इजीली बाहर भी आ सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड जो आउटर लेयर स्ट्रक्चर है उसके पास क्या है? पोरस है। बच्चों एक बात समझो, अगर आपको ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व करना है तो आपको स्टेनर की यूज पड़ेगी, स्टेनर की जरूरत होगी। बाय यूजिंग स्टेनर यू कैन इजीली ऑब्जर्व न्यूक्लियस। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस is observed by using स्टेनर। तो स्टेनर क्या काम करता है? स्टेनर वो काम करता है कि किसी भाग को क्या बनाएगा? डार्क बनाएगा, और किसी पार्ट को लाइट बनाएगा। डार्क लाइट का जो कॉम्बिनेशन हो वो सेल का जो स्ट्रक्चर है उन पे डिपेंड करता है। सपोज हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस स्टेनर के साथ रिएक्शन करके वो क्या हो जाता है? वो ब्राइट हो जाता है, डार्क हो जाता है। लेकिन हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सीटोप्लाज्म है, तो सीटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन स्टेनर के साथ रिएक्शन करके क्या होती है? लाइट होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेनर यूज करते हो और कौन से सेल का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। लेकिन आपको याद रखना है, आपको न्यूक्लियस देखना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? स्टेनर की जरूरत पड़ेगी। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ऑनियन पील की हमने जो स्लाइड बनाई थी उस पर हम आयोडीन का ड्रॉप रखते थे। क्यों आयोडीन का ड्रॉप रखते हैं? क्योंकि आयोडीन क्या करता है? ये स्टेनर का काम करता है, कुछ पार्ट को डार्क बनाता है, कुछ पार्ट को लाइट बनाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पार्ट को, कोई पर्टिकुलर पार्ट को अदर पार्ट के कंपेयर में क्या बनाता है? वो डार्क बनाता है। बच्चों समझो, कोई एक पार्ट को अदर पार्ट के कंपेयर में वो क्या बनाता है? डार्क बनाता है। स्टेनर का काम वही है। और दोस्तों हम समझ सकते हैं, स्टेनर की बात हो गई। हाँ चलो, आपको इच्छा हुई कि स्टेनर का यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग स्टेनर
हम सेल का ऑब्जर्व करेंगे तो सेल कैसा दिखेगा। तो आप समझो कि आप स्टेनर का यूज नहीं करोगे तो आपको सेल प्रॉपरली नहीं दिखेगा, मतलब आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, वो सेल वॉल कहाँ से कहाँ जा रही है वो नहीं दिखाई दे रही, जो प्रॉपरली बाउंड्री होती है ना वो आपको अच्छी तरह से नहीं देगा, मतलब ब्लर इमेज। आपने जब ब्लर इमेज देखी होगी तो जो ब्लर जैसा सेल माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व होगा। बट अब जैसे ही ये स्टेनर का यूज करोगे तो कुछ भाग डार्क हो जाएगा, कुछ पार्ट लाइट हो जाएगा। क्यों लाइट और डार्क होता है? वो कंपोजिशन ऑफ सेल और स्टेनर की जो सेल कंपोजिशन है उनके साथ जो रिएक्शन होती है और कौन से पार्ट डार्क बनाता है कौन से पार्ट लाइट बनाता है वो डिपेंड करता है। स्टेनर और सेल कंपोजिशन है तो उन दोनों के बीच जो भी रिएक्शन होती है उन पर डिपेंड करता है। बाद में एक्टिविटी दी गई हुई एक्टिविटी 5.7 ह्यूमन चीक सेल। तो आइसक्रीम का जो स्कूप होता है ना, हाँ, तो आइसक्रीम का बड़ा चमचा लेना है और हमारे जो चीक है तो हमारा मुंह में डाल के वैसे क्या करना है, वैसे घुमाना है हमारे माउथ में। तो घुमाने से क्या होगा कि जो चमचे की आउटर सरफेस है, जो आइसक्रीम स्पून है, तो आइसक्रीम स्पून की जो आउटर सरफेस पे कुछ लिक्विड आएगा, तो वो लिक्विड को आपको क्या करना है, नीडल की मदद से, बाय ये हेल्प ऑफ नीडल आपको वो कलेक्ट करना है और स्लाइड पे रखना है। बाद में उन पर सेफ्रेनिन या मिथिलीन ब्लू, आप मिथिलीन ब्लू यूज करो। स्टेनर क्या यूज करोगे आप? मिथिलीन ब्लू। तो एज अ स्टेनर आप मिथिलीन ब्लू यूज करोगे और बाद में आपको माइक्रोस्कोप में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने से आपको इमेज मिलेगी कुछ इस तरह से। वैसे राउंड इन शेप, इरेग्युलर राउंड इन शेप आपको इस तरह से सरफेस मिलेगी और बीच में आपको न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन और बीच वाला जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। तो ये ह्यूमन चीक सेल। आप स्टेनर कौन सा यूज कर सकते हो? आपको न्यूक्लियस अच्छी तरह से देखना है तो कंपलसरी आपको स्टेनर यूज करना ही पड़ेगा। मिथिलीन ब्लू, आयोडाइन सॉल्यूशन as well as saffronin सॉल्यूशन। चलो कुछ बात करते हैं न्यूक्लियस का रोल सेल में क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन आवर सेल? तो न्यूक्लियस के पास बच्चों एक बात ध्यान से समझो, न्यूक्लियस के पास हमारा जो सेल है उनकी सभी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर सरफेस है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर स्ट्रक्चर है और आउटर न्यूक्लियर सरफेस है वो पोरस टाइप की है, वो देखी हमने। न्यूक्लियस plays important role during cell division। जब एक सेल में से नए दो सेल डिवाइड होते तब हमारा न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस contain when
सेल इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइडिंग की पोजीशन में नहीं है तब उसमें क्या होता है, क्रोमाटिन मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए। आप समझो जो हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कंटेन व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइडिंग की पोजीशन में नहीं है तब क्रोमाटिन मटेरियल, तब सेल न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमाटिन मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए क्रोमाटिन मटेरियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वैसे डोरी का जो गुचड़ा होता है ना, डोरी का गुचड़ा आपने देखा होगा काइट फेस्टिवल में। तो बात करते हैं व्हेन सेल इज डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड होता है ना तब ये क्रोमाटिन मटेरियल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, एंड दिस क्रोमोसोम हैव अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। वो सरिया होता है ना, हाँ उसी हिसाब से रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो जो हमारा क्रोमोसोम है वो दो चीज से बना हुआ है, एक है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। डीएनए क्या काम करता है, डीएनए हैव अ inheritance information from पेरेंट सेल। डीएनए के पास पेरेंट सेल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कैरी करता है, डीएनए। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, सेल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर हुई होती है, which is important for construct न्यू सेल। जब न्यू सेल प्रोड्यूस होता है तब ये डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है ना वो बहुत काम आती है। तो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंस्ट्रक्ट न्यू सेल फ्रॉम पेरेंट सेल। हाँ, तो जैसे प्लांट सेल का जो डिवीजन होता है तो प्लांट सेल ही बनना चाहिए, तो वो बात सही है। तो वो प्लांट सेल ही कैसे बनेगा, तो वो डिसाइड कौन करेगा, डीएनए। तो डीएनए क्या करेगा, जो अपनी पेरेंट जो भी सेल में है वो उनकी सारी इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखेगा कि कैसे सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, कौन से शेप देना है और कौन सी ऑर्गेनेल्स बनानी है। तो उसी हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए के पास रहती है। तो जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके जो मम्मी पापा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो आप में आती है, तो उसी हिसाब से जो एक सेल की प्रॉपर्टी है वो सेल में से जब दो सेल बनते हैं तो वही दो सेल में जानी चाहिए। तो वो किस तरह से जाती है, तो वो डीएनए कैरी करता है। फ्री सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। और डीएनए का दो स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम में हमारा डीएनए कैसे कन्वर्ट होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हाँ, उस हिसाब से कन्वर्ट होता है। और ये डीएनए ना, तो जो क्रोमाटिन मटेरियल में किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। क्रोमाटिन मटेरियल कब होगा, जब सेल डिवाइडिंग पोजीशन में नहीं है तब न्यूक्लियस में क्या रहेगा, क्रोमाटिन मटेरियल रहेगा। अब सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो सेल ड्यूरिंग द डिवीजन न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे रोड लाइक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। और ये क्रोमोसोम में क्या रहता है, डीएनए रहता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर।
हाँ, ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, तो आप ये ब्लू देख रहे हो तो ये डीएनए और क्या है, प्रोटीन है। डीएनए क्या काम करता है, तो डीएनए काम करता है इनहेरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के जो इनहेरेंट इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्ट न्यू सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल। वही इंफॉर्मेशन काम करती है जब न्यू सेल फॉर्मेशन होता है। और फ्री सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। तो ये बात हुई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ सेल में प्रेजेंट होती है, कुछ सेल में एब्सेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ना, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से दो पार्ट पड़ते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकेरियोटिक सेल। फिर से लिख देते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। दो पार्ट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस रीजन है ना, इज अनडिफाइंड। आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियस रीजन अनडिफाइंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए वो जो सेल है ना, वो कंटिन्यूअसली फ्लोट करता है। उनका जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूअसली फ्लोट करता है। और यूकैरियोटिक सेल क्या है, न्यूक्लियस रीजन इज डिफाइंड और प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, हमें अभाव मिलता है। तो अब देखो, ये एक बैक्टीरिया का सेल, 90% बैक्टीरिया का जो सेल है वो किस टाइप का है, प्रोकैरियोटिक टाइप का है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप में आप ये देख सकते हो, ये उनका न्यूक्लियस, अनडिफाइंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड। याद रखो, प्रोकैरियोटिक सेल का जो भी न्यूक्लियस पार्ट है उसमें क्या रहता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड ही रहता है। और यूकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है कि प्रॉपर डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो उनका कुछ नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो ये न्यूक्लियस, ये ब्लैक डॉट आपको जो दिखाई देते हैं वो है रिबोसोम्स, और ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है वो है सेल वॉल। ये बीच वाला जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म। तो आप समझ सकते हो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की वजह से दो पार्ट होते हैं। और एक बात रह गई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया के पास है, और वो बैक्टीरिया का क्या कर सकता है, फोटोसिंथेटिक
बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स वेसिल्स, तो ये मेम्ब्रेन्स वेसिल्स है ना, वहां पे क्या करता है, क्लोरोफिल रहता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है तो उनमें जो भी क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल एज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिड्स, तो उनमें प्लास्टिड के फॉर्म में रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स में रहता है। तो समझो कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के पास होती है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्लोरोफिल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड के फॉर्म में और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो फीचर्स आता है वो है सेल का। हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जो सारी बात थी वो फिनिश होती है और आगे बात आती है साइटोप्लाज्म की। इसी लेक्चर में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म आपने ऑनियन पील का जो सेल देखा था, तो उसमें एक न्यूक्लियस था और बाद में ये स्टेन किया हुआ थोड़ा बहुत पार्ट, तो ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुई सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच का पार्ट है ना, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब जो तीनों फीचर्स आ गए इसमें, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस ये है हमारा न्यूक्लियस, बाद में ये ब्लू लाइन है वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो भी पार्ट है, ये सब पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन फ्लूइड, थोड़ा बहुत लिक्विड भी रहता है, बराबर है। तो साइटोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का मेजोरिटली जो सेल है ना, वो सेल का मेजोरिटली पार्ट कौन से कवर होता है, साइटोप्लाज्म से कवर होता है। मेजोरिटली पार्ट जो सबसे कम न्यूक्लियस, बाद में आती है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को क्या करती है, एनक्लोज करती है। याद रखो, साइटोप्लाज्म एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? यस, साइटोप्लाज्म कंटेन number of membranous organelles। साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होती है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती है, जो वैसी ऑर्गेनेल्स जिसके पास अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन हो। तो साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स है ना, उसी हिसाब से हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन कर सकते हैं। कि यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स प्रेजेंट होती है, और
प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी ऑर्गेन्स के जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसी के साथ मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स आर एब्सेंट। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ। आगे देखा था कि न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है तो यूकैरियोटिक सेल है, और न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन है, तो ये होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ये दूसरा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, तो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑर्गेन्स की कुछ बात करें तो गोल्गी एपरेटस है, रिबोसोम्स है, प्लास्टिड है, तो वो जो सभी ऑर्गेन्स किस में रहती है, सीटोप्लाज्म में रहती है, और सभी ऑर्गेन्स के पास अपना खुद का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, एवरी ऑर्गेन्स हैव अ डिफरेंट फंक्शन। हर एक ऑर्गेन्स डिफरेंट वर्क करती है, उनका जो सेल में फंक्शन है वो सब क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो अब हम वो ठोस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा जो सेल है वो सबसे पहले 3 फीचर से बना हुआ है। पहला फीचर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, दूसरा फीचर से न्यूक्लियस, और तीसरा फीचर से सीटोप्लाज्म। तो सीटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स कंटेन नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स, और मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, वो प्रेजेंट नहीं होती है, बराबर। तो प्रोकैरियोटिक सेल ने लास्ट इस साइड बैक्टीरिया की जो मैंने फिगर ड्रॉ की थी उसमें आप देख सकते हो कि ये सब ऑर्गेनेल्स क्या थी, एब्सेंट थी। आगे लेक्चर में आप लेक्चर नंबर 5 में देखोगे कि सीटोप्लाज्म में किस तरह से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। तो और नया फीचर्स आता है, एवरी ऑर्गेनेल्स हैव अ डिफरेंट फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेल्स के पास क्या होता है, अपना एक खुद का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सीटोप्लाज्म की बात खत्म होती है, और हम ये मेम्ब्रेन्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो चलो कुछ वायरस की बात करते हैं। तो वायरस ऐसी ऑर्गेनिज्म है कि जिनके पास क्या नहीं होता है, अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से वायरस जब हमारे बॉडी के जब बाहर होते हैं ना, हाँ, आउटसाइड बॉडी, तो वो कैसे फील करता है, डेड। और जैसे हमारी बॉडी में इनसाइड जाता है तो इनसाइड बॉडी, तो वो लिविंग फीचर्स दिखाता है। मतलब वायरस के पास अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब वो हमारी बॉडी के बाहर होता है तब डेड जैसा बिहेव करता है, कील जैसा बिहेव करता है, बराबर। और जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है तब हमारी बॉडी में से वो फूड कंज्यूम करेगा और उनका मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तब वो कैसे फील करेगा, तब वो लिविंग, अपना जो लिविंग फीचर्स दिखाएगा। तो मेम्ब्रेन्स नहीं होने की वजह से वायरस के पास अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चों याद रखो, वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हमारे बॉडी के बाहर होता है तब वो डेड जैसा फील करता है, मतलब मृत हम बोलते हैं ना, मरा हुआ। तो वायरस जब हमारी बॉडी के बाहर होता है तब मरा हुआ होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है वो क्या हो जाता है, वो लाइव हो जाता है, बराबर। तो इनसाइड द बॉडी क्या है, लिविंग फीचर्स दिखाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की जो मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 5 में। गुड बाय, थैंक यू।